देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करना है इसको, 4th क्वेश्चन को। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमें सारे आइटम उठाने हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपको दो चीजें पता चलेगी, एक तो इनकम और एक्सपेंस और दूसरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ढूंढना है और कहां ट्रांसफर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर में, और हमें वहां से एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देख के कहां ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब इनके साथ अपन को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, जो मैंने कल आपको समझाए थे। एडजस्टमेंट में आपके पास आउटस्टैंडिंग होंगे, प्रीपेड होंगे, अनअर्न्ड होंगे और एक्रूड होंगे। 4 तरीके के एडजस्टमेंट है। वापस याद करा दूं, जब भी आपके पास कोई चीज बकाया होती है, ड्यू होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, ये हमेशा क्लोजिंग वाली जोड़ते हैं। ठीक है, और अगर प्रीपेड या एडवांस है तो इनको लेस करते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंस होता है, एडवांस इनकम होती है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपने पहले ही कर दिया, लेस करते हैं, और अगर अनअर्न्ड इनकम आपको पहले ही मिल गई या रिसीव्ड इन एडवांस हो गई तो इसको भी लेस करते हैं। तो शॉर्ट में कहा जाए तो हम कह सकते हैं जो चीज बाकी है ना उसको जोड़ो, और कोई चीज अगर एडवांस हो गई है तो उसको लेस करो। ये बात करी हमने क्लोजिंग में। ओपनिंग के केस में उल्टा हो जाता है। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होने पर क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, और एडवांस होने पर ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखिए। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और दिया हुआ है हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमें सारी चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ढूंढनी है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या चीज देखिए। सबसे पहले दिया हुआ टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस दिया अपने पास में, साल के स्टार्टिंग में 15,000 कैश पड़ी थी। ठीक है, अच्छा क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में कहीं जाती है? नो, ये हमारे पास ओपनिंग में कैश थी, ये अगर जानी चाहिए तो बैलेंस शीट में, और कौन सी, साल की स्टार्टिंग वाली बैलेंस शीट में। एसेट्स होती है हमारे पास बैंक बैलेंस। फिर हमने कहा हमारे पास सब्सक्रिप्शन मिला। आप देखो सब्सक्रिप्शन में इसने स्पेशली लिख रखा है, हम ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं कौन से वाले साल में, 31 मार्च 2017 को हमारा साल खत्म हो रहा है। यानी कि ये जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, 31 मार्च 2017 को आपका साल खत्म हो रहा है। तो मुझे बताओ, अगर 31 मार्च 2017 के दिन कोई चीज आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड या प्रीपेड होगी तो वो क्लोजिंग होगी, और अगर 1 अप्रैल 2016 को कोई चीज होगी तो वो कौन सी होगी, ओपनिंग होगी। ये चीज तो क्लियर है। चलिए, अच्छा ये साल अगर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2017, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2016 को। अगर हमें 1 अप्रैल 2016 से पहले का कोई डेटा दिया हुआ है तो वो पिछले साल का माना जाएगा, और 2017 के बाद का कोई डेटा दिया हुआ है तो अगले साल का माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला, सबसे पहले लिख दिया इसने सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में क्या बोला, 2015-16, इट मींस 16 से पहले का हो गया। यानी कि क्या ये हमारे इस साल की इनकम थी क्या, वास्तव में नहीं, ये पिछले साल की थी। तो जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो क्या इसको इंक्लूड करूंगा, नो। ठीक है, फिर आगे 2016-17 के लिए आपको 25,000 मिल गए, यस ये इस साल की इनकम है तो ये यहाँ आएगा। और कह रहा है आपको कुछ एडवांस भी मिल गया, यानी 2017-18 के लिए कुछ आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो क्या ये आपके लिए एडवांस रिसीव हो गया? तो हम जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमें कौन सा लेना है, 25,000, हमें 6 और 17 का लेना है, समझ गए, 16-17 का। फिर आगे डोनेशन लिखा हुआ है, इनकम होती है, कौन सी इनकम है, रिवेन्यू। ठीक है, तो अब जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर देना है कि सर रिवेन्यू आइटम है कि कैपिटल। रिवेन्यू आइटम है, आयगत है तो कहां आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। कैपिटल आइटम है तो सीधा बैलेंस शीट में। कैपिटल आइटम में क्या क्या आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। रिवेन्यू आइटम में बिजनेस के प्योरली एक्सपेंस और इनकम, ठीक है, जिनका बेनिफिट कंपनी को या बिजनेस को 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, डोनेशन क्या है, रिवेन्यू आइटम की कैपिटल। कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, डोनेशन फॉर एंडोमेंट फंड, कल वाले क्वेश्चन में आया था। यानी कि क्या डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए था? जब कोई भी चीज स्पेशल पर्पस के लिए हो जाए, यानी स्पेशली हम 2 चीजों में देखेंगे, कई बार सब्सक्रिप्शन भी लिखेगा आपको स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा। जब आपको डोनेशन सिर्फ लिख दे तो ये रिवेन्यू है, लेकिन अगर ये लिख दे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका मतलब क्या हो गया, स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिला, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल टाइप का बन जाएगा। अब ये सीधा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। समझ पा रहे हो?
तो जब डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए मिले तो उसको कैपिटलाइज करना है, और जब सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो रिवेन्यू आइटम है। क्लियर? फिर आगे, अभी तक तो कुछ नहीं लिखा तो अपन इसको फिलहाल रिवेन्यू मानेंगे। रेंट ऑफ हॉल, हमें हॉल का रेंट मिला, नॉर्मली मिलता रहता है, इनकम है, ठीक है, रिवेन्यू आइटम है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रखा है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, नॉर्मल इनकम है, इनकम में आएगा, रिवेन्यू आइटम है। सेल ऑफ फर्नीचर, बताओ फर्नीचर बेचा मैंने, क्या ये रिवेन्यू आइटम है? एसेट से रिलेटेड है, यानी कि ये चीज यहाँ आएगी क्या? नहीं आएगी, लेकिन हम इसके ऊपर एक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पता है, आप जब भी कोई एसेट्स बेचते हो, क्या बेचते हो? एसेट्स। तो एसेट्स को सेल करने पर या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें होता है लॉस। तो अब बताओ, एसेट्स को बेचा, ये तो रिवेन्यू आइटम, ये तो कैपिटल आइटम हो गया। एसेट्स बेचने पर यहां नहीं आएगा, ना एसेट्स खरीदने पर यहां आता है, ना बेचने पर, लेकिन उस एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट एंड लॉस भी तो हो सकता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस यहां आता है। समझ गए? तो हमने ये डेप्रिसिएशन का एक पॉइंट डिस्कस किया था, आपको याद हो तो लास्ट क्लासेस के अंदर, याद है? एसेट्स को बेचने पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, और दूसरा पॉइंट होता है हम उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, जिसकी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होने वाला है ना इस क्वेश्चन में, वो यही होने वाला है। जहां पर बच्चे जो डरते हैं ना, वो सिर्फ इन पॉइंट्स के कारण से डरते हैं। एक तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में उनको दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी आप कोई एसेट सेल करोगे तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। फिर पेमेंट साइड में देखिए, हमने एक मशीन खरीदी थी, कब खरीदी? 1 जुलाई को, कितने की? 10,000 की। बताओ, एसेट परचेज करी, क्या रिवेन्यू आइटम है या कैपिटल? कैपिटल। कैपिटल है तो कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में, यहां नहीं आएगा। फिर सैलरीज रिवेन्यू आइटम है, बेसिक खर्चा होता है, यहां आएगा। उसके बाद रेंट बेसिक खर्चा है, रिवेन्यू है, यहां आएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस रिवेन्यू आइटम है, यहां आएगी। फिर परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर, क्या होता है गवर्नमेंट पेपर? गवर्नमेंट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गवर्नमेंट बॉन्ड, उसी तरीके से मैं गवर्नमेंट पेपर्स भी परचेज करता हूं, ठीक है। ये एक तरीके से हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। जहां वर्ड आ जाए ना गवर्नमेंट पेपर, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो आपने गवर्नमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके ऊपर आपको 5% से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो पता है, ये जो गवर्नमेंट पेपर है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन इसके ऊपर इनकम मिलेगी अब आपको 5%, ये इनकम ही आएगी। समझ गए? फिर सन्ड्री एक्सपेंस दे रखे, रिवेन्यू आइटम है, आएगा यहाँ पर। और साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस दे दिया कैश का और बैंक का। कोई डाउट है यहाँ तक? अब एडिशनल पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना। मैंने कहा ना, जब तक हम एडिशनल पॉइंट नहीं पढ़ते हम इसको नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स बोलेगा इसके बारे में। रीड कीजिएगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सभी स्थायी संपत्तियों पर आपको 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट्स को मैं जैसे जैसे यूज लेता रहता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। एसेट्स की वैल्यू कम होना बिजनेस के लिए लॉस माना जाता है, ठीक है। तो एसेट्स तो कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती, लेकिन उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लॉस है, और वो यहां पर आएगा, ठीक है। तो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हमेशा कहां आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, याद रखना। फिर यानी कि हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक तो डेप्रिसिएशन की, दूसरा पॉइंट क्या 1 अप्रैल 2016 को बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2016 30,000, हाफ ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड ऑन 30 जून 2016। एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2016 को 30,000 थी, उसका आधा फर्नीचर आपने बेच दिया। कितने में बेचा? आधे में बेचा है, लेकिन वैल्यू कहां है मालूम है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाओ, देखो रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, ये वही फर्नीचर है। समझ गए? तो अब हमें इसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली चीज तो कि इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया था। फुल वैल्यू 30,000 है, उसका हाफ हमने सेल किया, ठीक है। हाँ, तो अब वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली लॉस नहीं निकाल सकते। उस दिन भी समझाया था, जिस दिन बेचते हैं उस दिन पहले वैल्यू निकालो, उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस वापस सुन लेना, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अच्छे से कवर करना। चलिए आगे फिर चलते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन एक्रूड 1,000 फॉर द करंट ईयर। एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक ही होता है, दोनों का ही मतलब होता है बकाया है, यानी हमें एक्रूड इंटरेस्ट इस बार मिलना चाहिए था 1,000 का, जो नहीं मिला, ठीक है। क्या ये इस साल की इनकम है?
यस, क्या करेंगे इसको? ऐड। यार आप याद रख सकते हो, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड हमेशा जुड़ता है। तो इस साल के एंड में 1000 रुपए मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले, ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? 25,000 में। यानी इस साल की इनकम लेनी है, उसमें इस साल के एंड में जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग या एक्रूड है उसको ऐड करो। नेक्स्ट, फिर आगे लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। कोई खर्चा है जो आउटस्टैंडिंग है, क्या करते हैं? ऐड। यानी कि खर्चा इस साल का ही है, हो तो इस साल ही गया, लेकिन हमने पे नहीं किया। पे नहीं किया तो क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में इसको शामिल तो करना पड़ेगा। यस, तभी तो एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा हमारा, तो इसको ऐड करेंगे। ठीक है, या जो हमने रट्टा मार रखा है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ऐड करो। नेक्स्ट, मनोरंजन व्यय, यानी कि ये हो गया पॉइंट, सॉरी। फिर रेंट इज पेबल 1000 पर मंथ। अब देखो पेबल लिखा है इसमें, पेबल का मतलब ये आपको ये कहना चाह रहा है कि जो रेंट है ना वो हर महीने का 1000 होना चाहिए था। ठीक है, बताओ एक महीने का रेंट 1000 होने से पूरे 12 महीने का कितना होगा? 12,000। अब जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाओ, चेक करो हमने कितना पे किया। 13 पे कर दिया। इसका मतलब, एक मिनट, तो कहां थे भी अपन? रेंट पे थे। तो रेंट हर महीने का कितना होता है? 1000। तो 12 महीने का होना कितना चाहिए? 12,000। जबकि पता है हमने कितना पे कर दिया? 13। इसका मतलब हमने 1000 ज्यादा पे किया। तो बताओ जब मैं यहां लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? अमाउंट तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाना है। यहां लिखूंगा एक्सपेंडिचर साइड में कितने? 13,000, उसमें से माइनस करूंगा 1000 प्रीपेड। तो यहां बाहर कितना आएगा? 12 आएगा। समझ पा रहे हो? तो कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बोलता प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, वो इस तरीके की लैंग्वेज भी दे सकता है कि हर महीने का इतना होता है, तो अब हमें सोचना है 12 महीने का होना कितना चाहिए था, उसने वास्तव में पे कितना कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, फिर लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए, अभी अभी समझाया था आपको, जब डोनेशन किसी स्पेशल पर्पज के लिए मिलता है तो वो कैपिटल हो जाएगा। तो क्या अब डोनेशन को रिवेन्यू आइटम मान के इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे क्या? सीधा जाएगा बैलेंस शीट में। अब ये यहां पर नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? लगभग सारे पॉइंट इजी हैं, सिर्फ एक पॉइंट जो हमें समझना है वो एसेट्स को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यस, 12 महीने का रेंट 12,000 था, हमने 13,000 के, तो 1,000 प्रीपेड है, वो बैलेंस शीट में जाएगा बैलेंस शीट में। 1000 प्रीपेड है। देखो, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और अनर्ड, ये चारों चीजें आपके लिए एसेट्स और लायबिलिटी बनती है। तो ये चारों ही चीजें पता है यहाँ एडजस्ट होने के बाद सीधा बैलेंस शीट में भी जाती है। आप जो भी एडजस्टमेंट करते हो ना, जोड़ना और घटाना, ये सारी चीजों का इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हर चीज दो जगह आती है। ठीक है, वो एडजस्टमेंट जब करेंगे अपन और देख लेंगे। अब आइए सबसे पहले तो रिसिप्ट साइड में, सबसे पहले बताइए ये कौन सी साइड होती है? एक्सपेंडिचर, और ये साइड होती है इनकम, अमाउंट। हाँ, अब बताओ सबसे पहले इनकम साइड में कौन सी इनकम दे रखी है? सब्सक्रिप्शन। कहां लिखेंगे? 2। इनकम है कि एक्सपेंस है? बाय सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान देना, लिखना कितना है। इस साल का कितना रिसीव हुआ था अपने को? 25,000। ना तो मैं पिछले साल का लूंगा ना मैं अगले साल का लूंगा। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक काम करते हैं, पूरे सब्सक्रिप्शन की टोटल 30,000 लिख दूं यहां, उसमें से पिछले साल का भी माइनस करूं, अगले साल का भी माइनस करूं, तो आपको नहीं लगता इससे बेटर उनको लो ही मत ना? बेटर ऑप्शन यही है। तो हम एक काम करते हैं, मैं सीधा यहां से 25,000 ही ले लेता हूं। इस साल आपको 25,000 मिला था, और आगे हमें एक पॉइंट लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन का। क्या पॉइंट था? कि इस साल के लास्ट में 1000 एक्रूड है, बकाया है। तो इसका मतलब ये इसी साल की इनकम थी। 1000 मिलना चाहिए था जो मिला नहीं। ठीक है, तो है तो इसी साल की इनकम, जोड़ो यहां। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करेंगे एक्रूड क्लोजिंग, कितना? 1000। तो बाहर अमाउंट आएगा 26। ये एग्जैक्ट बताता आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए। 26,000 हमने अर्न किया, कमाया तो है ना, मिला नहीं वो बात अलग है। मिला नहीं तो क्या इस साल का प्रॉफिट नहीं है क्या? प्रॉफिट तो है इस साल का, कभी ना कभी तो देगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, डोनेशन आएगा क्या? नो। क्यों? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए था, यानी स्पेशल पर्पस के लिए हो गया, और स्पेशल पर्पस के लिए तो यहां पर नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट ऑफ हॉल आएगा? यस आएगा। बाय साइड में ये मिला है अपने को, है ना, तो इनकम है बाय रेंट ऑफ हॉल। अच्छा, रेंट का एक पॉइंट था, लेकिन वो रेंट पेबल का पॉइंट था, पता आपको?
रेंट पेएबल का मतलब होता है जिसका हमें पेमेंट करना है, और पेमेंट करने का मतलब हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इसके बारे में नहीं था वो पॉइंट, वो एक्सपेंस वाले रेंट के बारे में था। समझ गए? रेंट दो हो सकते हैं, हमारे पास कोई बिल्डिंग है, मैंने किसी को किराए पर दे दी, रेंट मिल रहा मुझे, और मैं अपनी बिल्डिंग भी किसी से किराए पर ले सकता हूं जिसके लिए मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। तो हमें अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, मैं अगर रेंट पे कर रहा हूं तो एक्सपेंस है। वहां पर उसने जो रेंट के बारे में बात करी ना, किराए के बारे में, वो किराया कौन सा है जो हम पेमेंट करेंगे, यानी एक्सपेंस के बारे में बोला था। ठीक है, कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर रेंट को यहाँ एडजस्ट क्यों नहीं किया? ये रिसीवेबल के बारे में नहीं बोल रहा है, पेमेंट के बारे में बोल रहा है। पेमेंट यानी जो एक्सपेंस था उसके बारे में। ठीक है, तो इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे जब वो रेंट आएगा। चलिए, अच्छा इसके बारे में तो और कोई पॉइंट था नहीं, सीधा लिख दो 5000। नेक्स्ट पॉइंट, फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम है, आ जाएगा बाई साइड में, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसका, तो सीधा लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। कितना था? 2000। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर आएगा क्या? सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, उसके ऊपर बेचने से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जिसकी अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फिलहाल इस पॉइंट को ड्रॉप रखो। अब आइए एक्सपेंस। परचेज की हमने एक मशीन, क्या मशीन आएगा? नहीं। अच्छा एक चीज, एसेट्स की दो चीजें हैं जो इनकम एक्सपेंडिचर में आती है, दो चीजें। पहली चीज उसके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन, और दूसरी चीज अगर हमने एसेट्स को सेल किया तो इसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस। बस, इसके अलावा कोई भी चीज इनकम एक्सपेंडिचर में एसेट्स की नहीं आती। खरीदा या बेचा कुछ नहीं आएगा, हमें सिर्फ क्या ढूंढना है? डेप्रिसिएशन, और दूसरा बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस। तो बताओ, मैंने मशीन खरीदी, तो मशीन परचेज करी, तो क्या यहाँ आएगा? नहीं, ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगी, मशीन में जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर सैलरी पे करी, आएगा। सैलरीज कहाँ आएगा? टू साइड में, एक्सपेंडिचर है, टू सैलरी। क्या सैलरी के बारे में कोई पॉइंट बोला था क्या उसने? नहीं बोला था, तो सीधा अमाउंट उठा के एज इट इज ट्रांसफर कर दो 8000। फिर हमने कहा टू रेंट, रेंट कितना है? लिखना तो पूरे 13000 है। अब इसका एक पॉइंट था, कह रहा है हमारा इस बार का रेंट होना चाहिए था 12000 ही, जबकि हमने पे कितना कर दिया? 13000। तो आपको नहीं लगता 1000 ज्यादा पे कर दिया? ज्यादा जो पे किया होगा वो तो अगले साल का होना चाहिए था। तो इस साल की प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त क्या आप इसको एक्सपेंस मान लोगे क्या? हमने कहा नहीं, ये एक्सपेंस अगले साल माना जाएगा, तो इस साल के एक्सपेंस में से इसको हटाना पड़ेगा। इसलिए हम यहां से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, और क्या लिखूंगा? रेंट प्रीपेड लिख दो, प्रीपेड क्लोजिंग। साल के एंड में प्रीपेड कर दिया हमने, 1000 ज्यादा पे कर दिया, तो कितने आ गए? 12000। तो देखो बाहर तो एक्चुअल में वही है ना जो होना चाहिए था एक्सपेंस। ठीक है, 12000। नेक्स्ट पॉइंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना था? 3000। इसका एक पॉइंट था, तो पहले तो हमें उठाना अमाउंट वहीं से, वहां पर गए, वहां से हम अमाउंट उठा के लाए टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। कितना अमाउंट है? सिर्फ 500 रुपए। क्या कर रहे हो भाई? 3000। अब एडजस्टमेंट का पॉइंट पढ़ो। एडजस्टमेंट के लिए क्या बोला था एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में? कह रहा है मनोरंजन व एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 500 रुपए बकाया है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब यह होता है कि खर्चा तो हो गया, अभी तक हमने पे नहीं किया। पे नहीं किया, इसका मतलब क्या? खर्चा तो इसी साल का है। यस, इसी साल का होना चाहिए था एक्सपेंस। क्या इसको ऐड करना पड़ेगा? यस, तो इसी साल का कोई एक्सपेंस था जो हमने पे नहीं किया। नहीं किया तो क्या हुआ? खर्चा नहीं हुआ क्या? हमने कहा खर्चा तो हो गया, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को ऐड करेंगे 500, तो बाहर चला जाएगा। वास्तव में एक्सपेंस हुआ कितना? 3500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट बॉन्ड आएंगे, गवर्नमेंट पेपर। गवर्नमेंट पेपर नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट आएगा। समझ गए? अब देखो, क्या इसके ऊपर आपको ब्याज मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, क्योंकि आगे जो 5% बोल दिया ना, इसका मतलब आपको इनकम बता दी इसने। अगर ये 5% नहीं बोलता तो हम मान लेते इस पे इनकम होगी नहीं, लेकिन 5% बोल दिया। पूरे ये जो 5% रेट होती है ना, ये पूरे एक साल की रेट होती है। क्या आपने इन्वेस्टमेंट पूरे एक साल तक रखे? ध्यान से तारीख देखना और मुझे बताना। नहीं सर, हमने इन्वेस्टमेंट 1/10 को किया और 31 मार्च को हम ये बना रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं मैंने गवर्नमेंट में पैसा 1/10 को लगाया तो 10 का ब्याज मिलेगा? 1 तारीख को ही लगा दिया 1/10 को, 31/10 को लगाता तो यानी कि 10 की इनकम नहीं होगी। लास्ट डेट को लगाया, अगले महीने से स्टार्ट करना है, बट यहां पर 1/10 को लगा दिया तो 10 का भी ब्याज मिलेगा। 10, 11, 12 यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जो मिला क्या? मिला नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं इनकम तो हो गई, कमा तो लिया हमने, तो हम इसको इनकम में लिखेंगे बाई साइड में। और पता क्या लिखूंगा? बाय एक्रूड। क्यों वर्ड जोड़ा मैंने एक्रूड? क्योंकि रिसीव नहीं हुआ है, बाकी है, लेकिन बाकी है तो क्या हुआ? इनकम तो है, समझ रहे हो? इनकम है तो यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना मिलना चाहिए था। हमने कहा हमने गवर्नमेंट में 15,000 इन्वेस्ट किए, 15,000 इन्वेस्ट किए, जिसके ऊपर 5% से हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। ये पूरे एक साल का है, लेकिन क्या मैंने एक साल पूरा पैसा रखा? नहीं, मैंने 6 महीने रखा, तो मुझे इंटरेस्ट भी तो 6 महीने का ही मिलेगा। समझ गए? बताओ कितना आएगा? 1500 का हाफ, 750, 750 का हाफ, 375, 375। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस है, यहां आना चाहिए, यस। तो कहां आएगा? टू साइड में क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितने? इसका एक पॉइंट था, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस का क्या पॉइंट था जरा देखो। नहीं था क्या इसका पॉइंट? ओके, नहीं था तो बढ़िया बात है, चलो छाप दो एज इट इज। सन्ड्री एक्सपेंस में सीधा हमने लिख दिया 5,000। यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत अब आने वाली है। यहां तक तो सिंपल था, हमने सोच लिया, दिमाग लगा लिया, एडजस्टमेंट भी कर लिए। अब ये कह रहा है हमने ड्यूरिंग द ईयर एक एसेट्स बेची, ठीक है, और प्लस हमें सारी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो पहले तो अपन काम करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। पहला काम डेप्रिसिएशन लगाने का होना चाहिए, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मेरे पास में दो तरीके की एसेट्स थी? देखो जरा क्वेश्चन और समझाओ मुझे, दो तरीके की कौन सी थी? एक तो फर्नीचर और एक हमारे पास थी मशीन जो हमने इस साल खरीदी, ठीक। तो हमें दोनों एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन ने यही तो बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट्स, सारी संपत्तियों पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं उस एसेट्स की बात कर लेता हूं जो सिंपल सी अकेली खड़ी है, यानी कि मशीन। हमने बेचा क्या था? फर्नीचर। फर्नीचर बेचा तो वहां माथाकुटी करनी पड़ेगी थोड़ी, तो हमने कहा मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लगा ही लेते हैं। हमारे पास में हमने एक मशीन खरीदी थी, यहां बना रहा हूं मैं वर्किंग नोट, इस पॉइंट को समझना अच्छे से, इसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमने मशीन खरीदी तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। जरा बताओ साल के स्टार्टिंग में आपके पास कुछ मशीन पड़ी थी क्या? देख के बताओ, कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या इसने कि साल के स्टार्टिंग में मशीन थी? कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब हमने मशीन इसी बार खरीदी है। और इस बार कब खरीदी हमने मशीन? हमने मशीन खरीदी 1 जुलाई को, डेट दे रखी है जरा देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में। हमने जो मशीन खरीदी 1 जुलाई को खरीदी। क्या मैंने पूरे 12 महीने इसका यूज लिया या सिर्फ 9 महीने? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक सिर्फ 9 महीने हमने इसका यूज लिया, तो डेप्रिसिएशन भी तो 9 महीने का ही लगेगा। तो डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम के हिसाब से लगता है, याद रखना। जितनी एसेट्स यूज लोगे उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हमने कहा हमारे पास में एक मशीन पड़ी थी जिसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो भी कब से? 1 जुलाई 2016 को मैंने खरीदा, और मैं अपनी बुक्स बंद कर रहा हूं 31 मार्च 2017 को। तो कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 9 मंथ। अब हमने कहा मशीन थी कितने की बताओ जरा? 10,000 की। तो 10,000 का रेट दे रखी डेप्रिसिएशन की 10%, 10 ही थी ना, इंटू 9/12, 1,000 आएगा, 1,000 का 1/3 750 रुपए, ये लग गया डेप्रिसिएशन। समझ गए? तो 750 तो हमने अभी तक लगाया डेप्रिसिएशन किस पर? मशीन पर। अब बात करते हैं हम किसकी? फर्नीचर की। वापस कह रहा हूं अच्छी तरीके से पढ़ना, नहीं तो ऊपर से जाने वाला पॉइंट, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि ऊपर से नहीं जाए। वर्किंग नोट नंबर 2। अब मुझे यहां पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है भाई। एक तो मुझे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना फर्नीचर पर, क्योंकि हमने उसको यूज भी तो लिया था, और प्लस हमने यूज तो लिया और हमने पूरा एसेट बेची भी नहीं है, सिर्फ आधी एसेट ही बेची है मैंने फर्नीचर की, बाकी तो हमारे पास पूरे साल के एंड में थी ना। तो देखो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है समझना अच्छे से, डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, ये चीज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। जब किसी एसेट का कोई पार्ट आप सेल करते हो, क्या करते हो?
पार्ट सेल करते हो तो सबसे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा उसके अंदर मालूम है? हमें यह देखना है कि क्या हमने उसके पार्ट्स को जितना बेचा कुछ बचा या नहीं बचा। इस फर्नीचर में से मैंने आधा हिस्सा बेच दिया, आधा तो बचा हमारे पास। तो सबसे पहला काम पता है क्या करना है? जब भी किसी एसेट्स के पार्ट्स को बेचो आप, ठीक है, देखो अलग अलग एसेट्स होते हैं ना, ये कि मशीन अलग है, मशीन को रख दिया, फर्नीचर को बेच दिया, तो फर्नीचर पे अकेली कैलकुलेशन करनी है, मशीन पे तो माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक ही चीज का आधा हिस्सा आपने बेच दिया तो यहां पर आपके पास में दिक्कत आएगी। इस केस में आपको क्या करना है? उस एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनना, आगे के सारे पॉइंट में ये पॉइंट आपसे पूछने वाला हूं। आपको क्या करना है? अगर आपने किसी भी एसेट्स को सेल किया है तो फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल को ही आपको उस एसेट्स के 2 टुकड़े कर देने, ठीक है। जो एसेट्स बेच दी उसको अलग कर दो और जो एसेट्स आपके पास साल के एंड में पड़ी है उसको अलग कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास टोटल फर्नीचर बताओ जरा कितने का था? टोटल फर्नीचर मेरे पास 30,000 का था 1 अप्रैल 2016 को, 30,000 का था। मैं अब इसके 2 हिस्से कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है इसका 50% आपने सेल कर दिया, 50%। तो 30,000 का 50% अगर मैं बात करूं कितना होता है? हाफ, 15,000। तो मैंने कहा ये 15,000 तो आपने अलग कर दिए और एक 15,000 आपने अलग कर दिए। ये वो एसेट्स है जो आपने बेच दी और ये वो एसेट्स है जो आपके पास अभी भी कैप्ट पड़ी है। कोई दिक्कत यहां तक? ये वैल्यू जो है ना, ये दोनों वैल्यू कब की है? ये वैल्यू मैंने अभी की है 1 अप्रैल 2016 को, समझ पा रहे हो? क्योंकि इसी दिन तो मैंने अलग कर दिया। तो इस पॉइंट को समझे, जब भी एसेट्स कोई बेचते हो, नहीं तो देखो इससे आप प्रॉफिट एंड लॉस इजीली नहीं निकाल पाओगे, दिक्कत होगी, ठीक है। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें वो चीज शामिल है ना, इसको आप सेल कर रहे हो, कितने में बेच रहे हो, वैल्यू क्या थी, ये सारी माथापड़ी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी अगर ये पॉइंट नहीं करोगे तो सबसे पहला काम क्या है? अगर किसी एसेट्स को आप पार्ट्स में बेचोगे तो उसके 2 टुकड़े कर लो। किस दिन? पहले ही दिन, यानी जब आपकी बुक्स स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि इस दिन की वैल्यू दे रखी है ना अपने को 30,000। तो मैंने कहा 30,000 की चीज 1 अप्रैल को थी, इसके अगर 2 टुकड़े करता हूं तो एक चीज 15,000 की इस दिन पड़ी है, एक चीज 15,000 की इस दिन पड़ी है। क्या ये एसेट्स तो मैंने पूरे साल यूज ली? बेची तो वो है ना, तो उस पर भी आता हूं, पहले इस पे बात करते हैं। क्या ये एसेट्स मैंने पूरे साल यूज ली? यस। जब पूरे साल यूज ली तो इस पे डेप्रिसिएशन भी तो पूरे साल का लगना चाहिए। तो हमने कहा इस एसेट्स पे मैं लगा रहा हूं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, पूरे 12 महीने का, ठीक है। कितना डेप्रिसिएशन होगा? 15,000 का 10% इंटू 12/12 कितना आ जाएगा? 1,500 रुपए। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? तो मुझे देखो उस एसेट का डेप्रिसिएशन पता चल गया, जो एसेट्स पड़ी थी उसका डेप्रिसिएशन पता चल गया, क्योंकि जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो यहां मुझे डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा और वो सारी एसेट जो आपने पूरे साल यूज ली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक तो 2 एसेट्स का पता चला है। ये एसेट्स भी तो मैंने कुछ यूज ली थी कि नहीं ली थी? क्योंकि ये एसेट्स मैंने बेची कभी मालूम है? तारीख देखो, ये एसेट्स हमने बेची है 30 जून 2016 को, यानी कि अप्रैल यूज लिया, मई यूज लिया और जून यूज लिया। 3 महीने तक मैंने इस एसेट्स को यूज लिया, तो डेप्रिसिएशन भी तो निकलेगा 3 महीने का। अब बात करते हैं, मैं ना इसकी कैलकुलेशन थोड़ा इधर करता हूं। ये तो हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। इसको मैं अब यहां लेके आता हूं क्योंकि यहीं पे जोर देना आपने को। 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास एसेट पड़ी थी 15,000 की, जिसे मैंने 3 महीने यूज लिया, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं 1 अप्रैल 16 से लेके 30 जून 16। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15,000 का 10% इंटू 3/12, ठीक है। कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15,000 का 10% मल्टीप्लाई 3/12, इसका डेप्रिसिएशन आ रहा 375 रुपए। क्या आप मुझे इस एसेट्स की 30/6/2016 को वैल्यू बता सकते हो? ये एसेट्स मेरे पास 1 अप्रैल को कितने की थी? हाँ, लेस तो करते हैं अभी रुको, सब्र रखो। ये जो एसेट्स मेरे पास 1 जुलाई 2016 को 15,000 की थी, मैंने इसको 3 महीने यूज लिया तो इसकी वैल्यू कम हो गई। इसकी आज की वैल्यू कितने की है बता सकते हो?
14,625। अब ध्यान से देखना भाई, 14,625, इस पे कोई दिक्कत है आपको? मैडम इतना कॉन्सेंट्रेट यहाँ करो ना, कुछ कोई कौन समझ में है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? वापस बताओ। पक्का समझ में आ गया? पक्का नहीं आया? मेरे पास एक एसेट्स पड़ी थी 1 अप्रैल को, कितने की थी? 15,000 की। मैंने इस एसेट्स को 3 महीने यूज लिया, तो जितना यूज लूंगा उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, होगी। और वैल्यू एसेट्स की कम होने का मतलब उसी को तो अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने। तो अगर मुझे कोई आज आके बोले, आज मतलब 30 जून को आके कहे कि बताओ भाई आपके पास फर्नीचर कितने का है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा पता है? मैं कहूंगा देख भाई मेरे पास 1 अप्रैल को तो 15,000 का था, मैंने 3 महीने यूज लिया तो डेप्रिसिएशन लगा दिया, आज मेरे पास ये एसेट 14,625 रुपए की है। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? ठीक है। ये एसेट मैंने बेच दी, पता कितने में? 10,000 में। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितने का? अब समझ में आया? ये माताहोड़ी इसलिए करी। अब कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग से समझ रहे थे, कह रहे थे सर 30,000 की चीज थी, आधी हमने बेच दी, 30,000 का आधा कितना हुआ? 15,000। 15 की चीज 10 में बेची, 5,000 का नुकसान हो गया। गलत। एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ? 4,600 का। ठीक है, जो भी 25 आता है। तो जब आप ये वैल्यूएशन यहां तक लाओगे ना, तब पता चलेगा आपको वास्तव में नुकसान कितना हुआ। इस एसेट्स की ये वैल्यू थी किस दिन? 30 जून को, जो मैंने सेल कर दी कितने में? 10,000 में। जो कहां दिया हुआ? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, कि हमने एसेट्स कितने में बेची? 10,000 में। तो इसका मतलब 4,625 रुपए का मुझे लॉस हुआ। ये पूरी रामायण इसके लिए थी, समझ पा रहे हो? अगर इसी पॉइंट को मैं वापस कह रहा हूं, आप 30,000 से कंपेयर करते तो पता है आप बेच तो रहे हो चीज को 30 जून को, और आप वैल्यू कंपेयर कर रहे हो 1 अप्रैल वाली। भाई 1 अप्रैल को ही थी 15,000 की तो चीज, आप इसको डायरेक्टली 10,000 से कंपेयर करोगे तो 5,000 का लॉस निकालोगे तो गलत आ जाएगा। तो हमें क्या करना? सबसे पहला काम, जो एसेट्स हमने बेची, मैडम जो एसेट्स हमने बेची, उस एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस जब भी निकालोगे तो जिस दिन एसेट्स बेची गई है ना, उस दिन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। समझ गए कि उस दिन वो एसेट्स कितने की थी? हमने कहा भाई उस दिन वो एसेट्स 14,625 की थी। और पता है ऐसा करने के लिए आपको इस एसेट्स के पहले 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला इसके 2 टुकड़े कर दो। तो पहला टुकड़ा मैंने अलग करके रख दिया, दूसरा टुकड़ा जो हमने सेल किया उसको साइड में रख दिया, फिर उसके ऊपर हमने माताफोड़ी करी। हमने कहा इस पे पहले लगाओ डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू निकालो, उसको कंपेयर करो किससे बेचा, तभी तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाएगा। कोई डाउट है? अब देखो इन एसेट्स में मैंने कहा ना, एसेट्स पे 2 चीज निकलती है, एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। सब निकाल लिया हमने। अब हम बात करते हैं, डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए बिजनेस के लिए लॉस माना जाएगा, और लॉस माना जाएगा इसलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास में 2 एसेट्स पे लगा था। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कहा मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगा बताओ? निकाल रखा है देखो सबसे ऊपर ही ऊपर, 750। फिर हमने कहा फर्नीचर, फर्नीचर के हमने 2 टुकड़े किए थे, इसका नाम रख देते फर्नीचर ए और इसका नाम रख देते फर्नीचर बी। तो फर्नीचर ए के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना? 1500। फर्नीचर बी तो 3 महीने यूज आया, तो इस पे तो डेप्रिसिएशन 375 ही लगेगा। फर्नीचर बी 375, ये टोटल हो गया डेप्रिसिएशन 750। हाँ अभी आएगा, अभी लिखते हैं, तभी तो रामायण करी। लॉस नहीं आता तो इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी। 2,625 टोटल डेप्रिसिएशन लग गया। फिर हमने कहा एसेट्स को बेचने पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसको भी हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। ठीक है, बेचने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड में आना चाहिए, इनकम होती तो इनकम साइड में आता। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और बड़ा बड़ा यहां लिखना है वर्किंग नोट नंबर 2। फर्स्ट से नहीं निकला है, निकमो, फर्स्ट में अटके रहोगे क्या? कितना लॉस आया? 4,625। अब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा आपने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं, 26 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 375, इसकी टोटल आ रही है 33,000। बस ठीक है, 33,375।
और इसकी टोटल 8,000 प्लस 12,000 प्लस 3,500 प्लस 5,000 प्लस 2,625 प्लस 4,625, इसकी टोटल आ रही है 35,750। देखो इसकी ज्यादा आ रही है, एक्सपेंस ज्यादा आ रहे हैं, इनकम कम आ रही है, लॉस। और लॉस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? डेफिशिएंसी। तो यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर। इसकी टोटल आई है 35,750। 35,750 में से माइनस कर दीजिए 33,375। कितना आ रहा है? 2,375। 2,375, ठीक है भाई। अच्छा, इसके नीचे और कुछ भी लिखते हैं। डेफिशिएंसी अगर आती है तो इसको हम बोलते हैं कि आपके एक्सपेंडिचर जो थे ना वो ओवर थे इनकम। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इन 12th क्लास बुक। अब इधर देखो, इनकम एक्सपेंडिचर तो इसी तरीके से बनेंगे सारे क्वेश्चन में लगभग, ठीक है। अब अपने को आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलना। नेक्स्ट स्टेप पे क्या? अपने को बनानी बैलेंस शीट, ठीक है। तो साल के एंड में तीन चीजें बनती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। लगभग सारे क्वेश्चन में जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको रिसिप्ट पेमेंट तो हमेशा दे ही रखा होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बनाने की जरूरत हो तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जैसे हमने बनाया था वैसे हम बना लेते हैं, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, इनकम एक्सपेंडिचर पूछेगा और उसके बाद बोलेगा साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। क्या बोलेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। तो इसका मतलब अब अपने को लास्ट में बनानी पड़ेगी क्या? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। बैलेंस शीट, ये हम बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग वाली। कौन सी? क्लोजिंग, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है? दो साइड होती है बैलेंस शीट की। ये साइड होती है हमारे पास में लायबिलिटी, ठीक है, और ये साइड होती है हमारे पास में एसेट साइड। अब हमारे पास में यहाँ पर कितनी चीजें आएंगी एसेट्स के अंदर और कितनी चीजें आएंगी लायबिलिटीज के अंदर, उन चीजों को अपन कवर करते हैं। सबसे पहले एसेट साइड से स्टार्ट करें तो एसेट्स में सबसे फर्स्ट हम लिखने वाले यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स, यानी हमारे पास साल के एंड में फिक्स्ड एसेट्स क्या थी। अब फिक्स्ड एसेट्स कैसे लिखते हैं? एसेट्स की कॉस्ट लिखो, उस पे साल के दौरान जो भी डेप्रिसिएशन हमने लगाया वो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दो। कि साल के स्टार्टिंग में सपोज कीजिए 1 लाख की एसेट थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो साल के एंड में वैल्यू कितनी बची? 90,000। तो हम क्या करने वाले हैं? फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट्स के अंदर सबसे पहले उस एसेट्स की कॉस्ट लेने वाले हैं, ओपनिंग में कितनी थी, उसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, और बाहर आ जाएगी हमारे पास में क्लोजिंग वैल्यू। ये तो सारी फिक्स एसेट्स में ऐसे करना। मशीन है तो मशीन में ऐसे करेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर में, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में। इस तरीके से अपन क्या करेंगे? फिक्स एसेट शो करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे सारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या हो सकता है हमारे पास? स्टॉक हो सकता है, डेटर्स, वैसे डेटर्स यहाँ नहीं होंगे क्योंकि हम माल खरीदते और बेचते नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टेशनरी का स्टॉक हो सकता है, ये स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है। एक हमारे पास में हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये क्या पॉइंट है सर, यहां कैसे आ गया एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए एसेट्स मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो उस एक्सपेंस के ऊपर हमारा राइट आ गया, हमारा अधिकार आ गया, ठीक है। तो जो हमने 4 पॉइंट पढ़ रखे हैं ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनर्ड, ये चारों चीजें एसेट्स या लायबिलिटी होती है। हमें सोचना पड़ेगा कौन सी चीज एसेट्स है और कौन सी चीज लायबिलिटी है। तो पहले तो हमने बोला प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया तो क्या हो गया हमारे लिए? एसेट्स बन जाएगी। एक हमारे लिए और एसेट्स होती है, वो होती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो आपने कमा ली, अर्न कर ली, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या एक्रूड सब्सक्रिप्शन, याद है 1000 रुपए का 25 मिल गए थे, 1000 रुपए मिलने बाकी थे, तो 1000 मिलना बाकी है। क्या ये इनकम आपने कमा तो ली? कमा तो ली, लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो क्या उसके ऊपर मेरा अधिकार है? यस, मेरा राइट है। और हर वो चीज जिसके ऊपर मेरा राइट है वो मेरे लिए एसेट्स है, ठीक है। तो हमने कहा दूसरा हमारे पास में यहाँ इनकम में आता है एक्रूड इनकम। फिर अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में हमारे पास सबसे पहले आते हैं, अगर आपने किसी से लोन्स वगैरह ले रखे हो, ठीक है, क्लब है, लोन की जरूरत पड़ जाती है, लोन आ जाएंगे। फिर यहाँ पर इसके अलावा रिजर्व हो सकते हैं हमारे पास में, हमने पैसा इकट्ठा कर रखा है जनरल रिजर्व के अंदर या अदर रिजर्व के अंदर, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ क्रेडिटर्स हो सकते हैं,
सर डेटर्स नहीं लिखे लेकिन क्रेडिटर्स क्यों लिख रहे हो? डेटर्स तो वो पार्टीज होती जिनको हम माल बेचते हैं, और क्योंकि क्लब का काम माल खरीदना और बेचना नहीं होता, पता है? हम गुड्स खरीदते और बेचते नहीं है। हम क्या करते हैं, हम तो हमारे मेंबर्स को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, यानी उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन मैं माल खरीद तो सकता हूं ना उधार में, क्लब खरीद तो सकता है। जब उधार में माल खरीद सकते हैं, गुड्स परचेज कर सकते हैं, तो हमारे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। क्रेडिटर्स कौन पार्टीज होती है? जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदते हैं, समझ गए? उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो जैसे स्टेशनरी खरीदी, अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आ गए। गुड्स परचेज किया मटेरियल, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल हो गए। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से मैंने कोई फिक्स एसेट खरीद ली उधार में, तो भी क्रेडिटर्स बन गए। क्लियर? इसके अलावा यहां पर हम लिखने वाले हैं फंड, और फंड में हमारे पास सबसे पहला फंड आता है कैपिटल फंड। नॉर्मल बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, लेकिन क्लब के अंदर जो बिजनेस के ओनर, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं बिजनेस के सारे मेंबर मिलके बिजनेस के ओनर बन गए। क्लब के मेंबर जो होते हैं वो सब मिलके उसके ओनर है। उन सबका जो भी पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा होता है ना, वो एक हम कैपिटल फंड में डाल देते हैं। कहां पर डाल देते हैं? कैपिटल फंड में। और ये जो कैपिटल फंड होता है, ये होता है साल के स्टार्टिंग वाला ओपनिंग। अब हम देखते हैं इस साल क्या हुआ। अगर इस साल हमें सरप्लस हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, तो हम इस फंड में उसको ऐड कर देते हैं, अगर सरप्लस हुआ तो, ठीक है। और अगर हमारे पास डेफिशिएंसी आई तो हमारा फंड कम हो जाएगा। सेम कैपिटल के जैसा है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आने पर पता हमारी कैपिटल बढ़ जाती थी, और नेट लॉस होने पर कैपिटल में से माइनस करते थे। उसी तरीके से हमारे पास साल के स्टार्टिंग में कैपिटल फंड होगा, इसमें ऐड करेंगे सरप्लस, इसमें से लेस करेंगे डेफिशिएंसी, और जो वैल्यू बच जाएगी वो बाहर आ जाएगी। और ये जो वैल्यू आएगी ना, ये हमारे पास होगी क्लोजिंग वाली। यानी कोई अगर पूछे साल के एंड में फंड कितना बचा, तो मैं बोलूंगा ये फंड बचा हमारे पास। समझ गए? तो यहां तक हम इस तरीके से क्या बनाते हैं, लगभग बैलेंस शीट। इसके अलावा भी और बहुत सारी एसेट्स हो सकती है, लायबिलिटीज हो सकती है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं एक्सेट्रा, ईटीसी। वो क्वेश्चन में आती जाएगी तो हम उसको पढ़ते जाएंगे। अच्छा, 2-3 लायबिलिटीज और है वैसे, बताओ कौन कौन सी? एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, ये एडजस्टमेंट वाली चीजें जो हमने देखी थी। एक्रूड इनकम एसेट्स होती है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई ऐसा खर्चा जो हो तो गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, बाकी है। तो बाकी है तो क्या बन गया हमारे लिए? लायबिलिटी। कोई इनकम जो मुझे नहीं मिलनी चाहिए थे, मुझे एडवांस में मिल गई, तो अभी तक मैंने कमाई थोड़ी है, एडवांस मिल गई, मतलब अभी भी हमारी लायबिलिटी है, और तब तक लायबिलिटी बनी हुई रहेगी जब तक मैं उसको कमा नहीं लेता, ठीक है। तो जब भी रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम लिख दे, तो वो भी कहां पर आएंगे? लायबिलिटी साइड में। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब देखो, हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनानी होगी तो हम इजीली बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत ये आएगी क्वेश्चन में वो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड गायब कर देगा, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी साल के स्टार्टिंग में, ठीक है। और सिंपल तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, इसके लिए हमें, यानी इस चीज की कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये कौन सी बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं? बैलेंस शीट कौन सी वाली? ओपनिंग वाली। इसके लिए आपको ज्यादा माथापुरी नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन सारी डिटेल्स आपको बताएगा साल के स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, एक यहां पर है ना, कैश भी लिख देना। कैश भी तो एसेट्स होती है हमारी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक, ठीक है। अब बताओ, मैंने क्या बोला अभी आपको कि ओपनिंग वाली बैलेंस शीट बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा माथापुरी नहीं करता, वो सीधा बताएगा आपको 1 अप्रैल के दिन ये एसेट्स थी, ठीक है। तो आपको सीधा बता देगा फिक्स एसेट्स ये थी, इसमें तो एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। डेप्रिसिएशन तो साल के एंड में लगाना होता है, तो साल के एंड में माथापुरी करेंगे डेप्रिसिएशन की, ओपनिंग में मत लगा देना। 1 तारीख को डेप्रिसिएशन लगा दोगे क्या? हमें ये बताना है कि 1 अप्रैल 2016 को क्या था, और ये कब बनती है? ये बनती है 31 मार्च 2017। तो इस दिन की सारी एसेट्स आपको दे देगा, सारी करंट एसेट्स आपको दे देगा, ठीक है। इस दिन आपके पास में सारे प्रीपेड एक्सपेंस जो होंगे ओपनिंग वाले वो बता देगा। इस दिन आपके पास में सारे एक्रूड इनकम बता देगा, एक्रूड इनकम, कैश वगैरह वो सारी चीजें आपको बताएगा। इस दिन आपके पास में वो सारी लायबिलिटीज बताएगा कैपिटल फंड के अलावा, यानी कि हमारे पास अगर लोन है तो लोन बता देगा, रिजर्व है तो रिजर्व शो कर देगा,
हमारे पास क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स बता देगा, सारी चीज बताएगा। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना वो आएगा हमारे पास कैपिटल फंड। कौन सा वाला? ओपनिंग। तो ये हमें निकालना बैलेंसिंग फिगर। आया समझ में? तो फिर कह रहा हूं ये इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ओपनिंग की सारी चीजें बता देगा। हमें सिर्फ क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन देखनी है, उसको यहाँ वैल्यू को लिखना है। ठीक है, मातापुरी जो एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग में होती है। ठीक है, तो क्लोजिंग में ओपनिंग कैपिटल फंड कहां से आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से, और ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो ये अपन बनाएंगे कल, फिलहाल आप यहां तक उतार लो। आएगा वो सारी चीजें जो वहां है, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं,